ओके, चैप्टर 8 इज सेंटिमेंट एनालिसिस। बहुत बड़ा चैप्टर है। आधा चैप्टर जो है वो सिर्फ फजूल की थ्योरी और सेंटिमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन है, तो मैं तेज़ लेके चलूँगा। तो एवरी वन नोज कि व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस, कि एक टेक्स्ट है उसमें से उसकी मीनिंग निकालना कि उसकी मीनिंग क्या है। नाउ द मीनिंग कैन बी एनीथिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के एप्लीकेशन है। दैट कैन बी एनीथिंग इंक्लूडिंग ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या लोगों के इसके बारे में क्या फीलिंग है, इमोशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन पॉइंट इज कि उसकी मीनिंग निकालना इफ एनी टेक्स्ट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। एक एप्लीकेशन गूगल रिव्यूज़, बेसिकली रिव्यूज़ को क्लासिफाई करना कि वो 1 स्टार है, गुड, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उस पर क्लासिफाई करना कि अच्छा है या बुरा है। अनदर वन, ये वही उसकी बात हो रही है। And then Twitter sentiment versus Gallup poll of consumer confidence. Let's suppose अगर हम लोग Twitter sentiment को कैप्चर कर लें अपनी प्रोग्राम से, तो ऑफ ऑफ द इकोनॉमी हम लोग जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पता लगा सकते हैं। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो लोग जो है वो इकोनॉमी के बारे में बुरी बातें कर रहे होंगे, या अपने कह रहे होंगे कि आई एम स्केर्ड, या मेरे पास जो है वो इतनी प्राइस बढ़ गई है, और थोड़ी शेकीनेस आ रही होगी। तो ट्वीट्स के थ्रू अगर हम लोग कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को पता लगाएं तो वी कैन एक्चुअली डू टू थिंग्स। नंबर वन, अगर हम लोग इंडिविजुअल हैं, देन हम लोग एक्चुअली स्टॉक की प्राइस को देखते हुए हम लोग उसको बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कब एक्चुअली स्टॉक्स खरीदना है और कब बेचना है। क्योंकि अगर सेंटिमेंट डाउन होना शुरू हो गया, दैट्स आवर क्यू कि इसको बेच दें। एंड अगर सेंटिमेंट, देयर इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द सेंटिमेंट, देन देयर इज़ एन ऑप्शन ताकि हम लोग और ख़रीद लें। वही सेंटिमेंट वाली चीज़ है, ये भी सेंटिमेंट वाली चीज़ है, नॉट रिलेटेड टू द ओवरऑल टॉपिक। अच्छा, सेंटिमेंट एनालिसिस के हमारे पास कुछ 4 अलग अलग टर्म्स भी हैं जो कि साफ साफ लिखी हुई हैं यहाँ पे। सेम वर्ड्स हैं, जस्ट फॉर अनदर वर्ड्स फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसके वो लिखे हुए हैं कि मूवी के लिए क्या पर्पस होगा सेंटिमेंट एनालिसिस का, कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या लोग सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, पब्लिक सेंटिमेंट, क्या पब्लिक सोच रही है ऑफ द इकोनॉमी या कोई स्पेसिफिक स्टॉक या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। पॉलिटिक्स, राइट, किसी कैंडिडेट या किसी मेयर या जो बेसिकली इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उसके पोल क्या चल रहे हैं। फिर प्रिडिक्शन, जिसमें स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स आ जाते हैं और मार्केट इलेक्शन आउटकम्स आ जाते हैं, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ पांच पांच हैं, 5 ह्यूमन इवेल्युएशंस की हुई हैं, ह्यूमन ट्रेट्स हैं बेसिकली, जिस जिसमें बेसिकली बताया हुआ है कि इमोशन में हमारे पास एंग्री, सैड, जॉयफुल आ जाता है, मूड में चेयरफुल, ग्लूमी आ जाता है, एंड सो ऑन। एटीट्यूड्स में लाइकिंग, लविंग, हेटिंग, वैल्यूइंग और डिज़ायरिंग आ जाता है। जो हम लोग मेन फोकस करेंगे वो करेंगे एटीट्यूड्स पे। ये भी वही चीज़ है, बस हाईलाइट हुआ हुआ। तो सेंटिमेंट एनालिसिस इज द डिटेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स। सही है, हम लोग बेसिकली लोगों के एटीट्यूड्स पता लगाएंगे। और 4 चीज़ें हो जाती हैं उसमें, 4 ब्रेकडाउन कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक तो कि कौन है जिसका एटीट्यूड है, बेसिकली कौन एटीट्यूड का होल्डर कौन है, मतलब कि एटीट्यूड किसका है, दैट्स द होल्डर सोर्स। किसके बारे में एटीट्यूड है उसका, दैट्स द टारगेट। लेट्स सपोज अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं होल्डर हूँ, और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू कर रहा हूँ दैट्स द टारगेट या एस्पेक्ट। फिर मेरे पास टाइप ऑफ एटीट्यूड आ जाता है कि जो मेरा रिव्यू है वो किस टाइप का है, लाइक, लव, हेट, वैल्यू, डिज़ायर एंड सो ऑन। ये वो टाइप्स आ जाती हैं। या फिर मेरे पास जो है वो पोलैरिटी आ जाता है कि या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये एटीट्यूड के टाइप्स थे। एंड देन हमारे पास एक्चुअल टेक्स्ट होता है जो कि मैं रिव्यू दे रहा हूँ, जिसके अंदर एटीट्यूड कंटेंड होता है। मैं जो लिख रहा हूँ उसी के अंदर एटीट्यूड कंटेंड है कि मैं एक्चुअली पॉजिटिव दे रहा हूँ। क्या डू आई लव दैट प्रोडक्ट, हेट दैट प्रोडक्ट, क्या मैं चाह रहा हूँ उसको विश लिस्ट में डाला, व्हाट एग्जैक्टली इज माई सेंटिमेंट या एटीट्यूड दैट इज कंटेन्ड इन द टेक्स्ट।
तो सेंटिमेंट एनालिसिस के तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के टास्क दिए हुए। सिंपलेस्ट टास्क क्या है, बेसिकली क्लासीफाई करना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे हम लोगों ने लास्ट उसमें किया था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में जाएं, देन हम लोग किसी भी टेक्स्ट किसी भी रिव्यू को जो भी मैंने दिया है या कोई और दे रहा है उसको रैंक करेंगे फ्रॉम 1 to 5। उसने एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई होगी, लेकिन बेस्ड ऑन मेरे टेक्स्ट या रिव्यू उसको क्लासीफाई कर रहा होगा कि मैंने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। मे बी पॉइंट्स में भी उसको वो कर देगा, यानी 1.3 1 पॉइंट उसमें भी क्लासीफाई करेगा। फिर एडवांस क्या आ जाता है कि डिटेक्ट द टारगेट सोर्स एंड और कॉम्प्लेक्स एडिटिव टाइप्स, बेसिकली जिसमें टारगेट सोर्स और मल्टीपल एटीट्यूड के टाइप्स कैलकुलेट हो रहे हो या डिटेक्ट हो रहे हो रादर, वो एडवांस में आ जाता है। वही वाली चीज़ है ये। अच्छा, अब आ जाती है बेस लाइन एल्गोरिथम, जिसके मदद के थ्रू हम लोग एक्चुअली सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे। तो पोलैरिटी डिटेक्शन इज़ वेरी सिंपल। पोलैरिटी हमारे पास जो है वो डिटेक्शन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, दैट इज़ पोलैरिटी डिटेक्शन। और इसमें सिर्फ एग्जांपल दी हुई है और इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है, लेकिन दैट्स नॉट रेलिवेंट टू द कोर्स। यहाँ पे दो एग्जांपल। पोलैरिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, बस हाँ, यही पता लगाना है पोलैरिटी। ये polarity detection, yes. Although in terms of strictly technical speaking, polarity is positive या negative, लेकिन मैंने इसको GPT या मिसट्रायल किया था तो उसने मुझे न्यूट्रल भी इंक्लूड किया था, तो मैं भी इसलिए न्यूट्रल इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। पोलैरिटी इज मेजर इन नंबर्स, राइट? नहीं, नहीं नहीं, बस दो बाइनरी है बेसिकली, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ओके। ठीक। ओके, अब यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक हमारे पास दो रिव्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें, दैट्स व्हाट मेक्स द सेंटिमेंट एनालिसिस डिफ़िकल्ट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह पे जो है वो गुड, ग्रेट या ये मेंशनड हो, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये दिस इज़ अ ग्रेट मूवी एंड सो ऑन। बहुत ही अजीब अजीब तरीके से, अजीब नहीं लेकिन नुआंस तरीके से रिव्यूज़ दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिंस ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर और वगैरह वगैरह, इट्स नॉट दैट इवन दिस ही इज़ अ ब्रावरा परफॉर्मेंस, मतलब हर चीज़ की तारीफ कर रहा है, लेकिन दिस फिल्म हार्डली वर्थ हिज टैलेंट्स। बेसिकली बहुत ही हिडन कॉन्टेक्स्ट में उसकी एक्चुअल सेंटिमेंट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाट मेक्स द सेंटिमेंट एनालिसिस डिफ़िकल्ट, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अपेरेंट कि एक्चुअली यूज़र बोलना क्या चाह रहा है। और बहुत सारे डिफरेंट क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, किसको बोला हुआ है, और निगेशन को भी देखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ देख रहा हूँ गुड बैड इविल, तो नॉट बैड को क्या होगा फिर, तो निगेशन को भी देखना है जो कि आगे आएगा। तो पॉइंट इज कि सेंटिमेंट एनालिसिस इज डिफिकल्ट। तो बेसलाइन एल्गोरिथम जो है जिसकी मदद से हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, उसके तीन पार्ट्स हैं। एक है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन वही शुरू वाली चीज़ है जो हम लोग वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, सो ऑन। फिर फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आगे आएगी। और फिर क्लासिफिकेशन यूजिंग डिफरेंट क्लासिफायर्स, जिसमें नाइव बेस, मैक्स इंट और एसवीएम आ जाता है। बोलो, कुछ पूछ रही थी तो। ओके, नहीं पूछ रहा। अच्छा, टोकनाइजिंग में क्या इश्यूज हैं। लेट्स सपोज अगर एच और या XML मार्कअप का सिंटेक्स है, अगर वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो उसमें HTML और थोड़ा उसका भी सिंटेक्स आएगा, तो डीलिंग विद HTML इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। ट्विटर मार्कअप जिसमें हैशटैग्स और नेम आ जाते हैं, उसको भी टोकनाइज करना इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज टोकनाइजेशन में हम लोग कर क्या रहे थे, बेसिकली स्प्लिट कर रहे थे बिटवीन स्पेसेस, जो डिफरेंट वर्ड्स थे। तो जहाँ पे HTML आ जाता है और थोड़े नए नेम हैशटैग्स वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है। फ़ोन नंबर्स, डेट्स, इमोटिकॉन्स और यूज़फुल कोड तो छोड़ दो, लेकिन इमोटिकॉन्स एंड सो ऑन। तो टोकनाइजेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब हमारे पास टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, दैट्स व्हाट मेक्स द टोकनाइजेशन मच मोर हार्ड। सेकेंड हमारे पास जो है, टोकनाइजेशन कर लिया हम लोगों ने। सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स। फीचर्स बेसिकली क्या है कि जितना बेसिकली उसमें से सेंटिमेंट या जो मेन फीचर्स हैं वो निकाल सकें। अगर फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट में फीचर्स क्या हो सकते हैं, या तो सारे वर्ड्स हो सकते हैं,
या तो सिर्फ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। सही है। या तो मैं फीचर्स को सिर्फ मैं पूरा टेक्स्ट है उसमें से सिर्फ एडजेक्टिव निकाल रहा हूँ, एडजेक्टिव्स निकाल रहा हूँ, या फिर सारे वर्ड के थ्रू क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो आइदर वे, अगर मैं सिर्फ फीचर एडजेक्टिव्स निकाल रहा हूँ तो वो मेरे फीचर्स हैं, अगर मैं सारे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे वो फीचर्स हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स का ये मतलब है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, वही है निगेशन वाली बात जो मैंने बोला था कि निगेशन को कैसे हैंडल किया जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एडजेक्टिव्स को देख रहे हैं और निगेशन वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो लाइक दिस मूवी तो आ गया, तो वुड दिस बी कंसिडर्ड पॉजिटिव? और इसको अब कैसे हैंडल किया जाए कि आई डिडंट के बाद लाइक आ रहा है या आई डिडंट के काफ़ी बाद लाइक आ रहा होगा, तो क्या करेंगे? तो निगेशन को हैंडल बेसिकली करते हैं हम लोग इस तरीके से। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे भी हमारे पास डिडंट या डिड नॉट या कोई भी निगेशन वाला वर्ड आ गया, जैसे कि ये है, उसमें क्या करेंगे कि जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आ जाते या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आ जाता, जैसे कि ये कॉलम कॉमा है या फुल स्टॉप आ जाता है या कॉमा है, डिडंट के बाद और उस कॉमा या फुल स्टॉप तक सब में निगेशन लगा देंगे। यहाँ पे लाइक था तो वो क्या बन जाएगा? नॉट लाइक। दिस है तो क्या बन जाएगा? नॉट दिस। मूवी है तो क्या बन जाएगा? नॉट मूवी। अब इससे फ़ायदा हुआ क्या है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी पोलैरिटी क्या थी। लेट्स सपोज मैं जो कह रहा हूँ वो वन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, -1 जो है वो नेगेटिव है, और ज़ीरो इज़ न्यूट्रल, ठीक है। लाइक की पोलैरिटी क्या है? सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, राइट, अगर मैं सिर्फ लाइक को देख One. रहा हूँ तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 1। One. Hmm. इसकी क्या होगी? दिस की, ये ना ही तो ये One. पॉजिटिव है और ना ही ये अच्छा, नेगेटिव है, सही है। इसकी ज़ीरो होगी, इसकी भी ठीक है। ज़ीरो होगी, राइट। ठीक। तो जब मैं डिडंट के बाद सब में नॉट लगा रहा हूँ तो पहले इसकी पोलैरिटी क्या थी? 1। One. अब वो नॉट लग के निगेट हो जाएगी, यानी ऑपोजिट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? -1, यानी कि Minus one. नेगेटिव वर्ड बढ़ गया। अब ये नॉट दिस है, पहले वो क्या थी? ज़ीरो थी। तो ज़ीरो का ऑपोजिट यानी कि न्यूट्रल का ऑपोजिट भी न्यूट्रल है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। सही। इसी तरीके से मूवी भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का नेगेशन इज ऑल्सो न्यूट्रल, इसलिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर पहले तुम्हारे पास ये पॉजिटिव था और नॉट लगा के, अब क्या बन गया? ये नेगेटिव बन गया। आ रही है बात समझ? हाँ हाँ। ओके। तो निगेशन हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं। इसको इन वर्ड्स में क्या लिखेंगे? वर्ड्स में क्या लिखेंगे कि किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, फायदा फा- नेगेशन एरर को रिजॉल्व करता है क्या, ऐसा। एक सेकेंड, किसका फ़ायदा? ये डिड नॉट लगाने का फायदा। नॉट लगाने का फ़ायदा ये है कि मल्टीपल तरीके से वैसे बोल सकते हैं। एक तो हमारे पास जो निगेशन वाले वर्ड्स हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आता है, नंबर वन। ठीक है। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि हम लोग जो सेंटिमेंट वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, उनको जो है वो निगेट कर देता है, यानी कि ऑपोजिट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, राइट। डिपेंड करता है कि किस तरीके से बोलें आप। यू कैन, सही है, ठीक इफ़ है। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन कोई भी वर्ड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाइव बेस का क्विक रिव्यू दिया हुआ है। नाइव बेस का फॉर्मूला जो कि लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, जिसमें लाप्लास स्मूथिंग भी हुई है इसमें, ठीक है, ठीक और है। कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इसमें एडिशन हो रही है कि हम लोग याद रखो कि लास्ट टाइम कैसे कर रहे थे कि जितने भी वो एक्चुअली आगे आएगा ना तब देख लेंगे। अच्छा, अब इंट्यूएशन क्या है हमारे पास? मल्टीनोमियल नाइव बेस की, बुलियन बाइनराइज्ड या बुलियन मल्टीनोमियल नाइव बेस की, इसकी इंट्यूएशन क्या है कि द occurrence ऑफ द वर्ड मैटर्स मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड। मतलब क्या है इसका कि लेट्स सपोज एक दफ़ा फैंटास्टिक आ रहा है तो उससे ज़्यादा चीज़ पता चल रही है, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स फैंटास्टिक आ रहा है देन उससे इतना साथ सब कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब द डिफरेंस इज बिगर बिटवीन 0 फैंटास्टिक वर्ड्स एंड 1 फैंटास्टिक वर्ड compared to 1 fantastic word and 10 fantastic word in a sentence। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ हाँ आ गई। ओके। तो द फैक्ट दैट इट occurs 5 times may not tell us much more। मतलब एक दफ़ा आ गया, दैट टेल्स अस अ लॉट, लेकिन अगर 5 या 10 दफ़ा आ गया तो वो इतना नहीं बता रहा, सिंस पहली दफ़ा तो आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए
हम लोग क्या करेंगे कि बुलियन मल्टीनोमियल नाइव बेस क्या कर रहा होता है कि क्लिप्स ऑल द वर्ड काउंट्स इन ईच डॉक्यूमेंट एट वन, यानी कि जितने भी रिपीटिंग वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर देता है और हर एक वर्ड जो कि यूनिक वर्ड है बेसिकली उसको वोकैबुलरी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, ये बताया हुआ इसका फॉर्मूला जो कि मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन ये आगे आगे आऊँगा पहले मैं। जैसे कि हमारे पास ये था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये किया था, ये हमारे पास ट्रेनिंग था जिसमें एक डॉक्यूमेंट में हमारे पास चाइनीज़, बीजिंग, चाइनीज़, दो दफ़ा चाइनीज़ आ रहा है, देन यहाँ पे भी चाइनीज़, चाइनीज़, शंघाई, राइट। अगर हम लोग मल्टी, ये नॉर्मल नाइव बेस का था, अगर हम लोग मल्टी नोमियल नाइव बेस कर रहे हैं या बाइनराइज नाइव बेस जो भी नाम है इसका वो कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ने रिपीटिंग वर्ड्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सही, क्लियर। यहाँ पे देखो सही है। दो दफ़ा चाइनीज़ था, एक दफ़ा आ गया, यहाँ पे भी दो दफ़ा चाइनीज़ था, एक दफ़ा आ गया। ओके, अब इसमें कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, बस फ़र्क ये है सही है। कि एक दफ़ा हो गया, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी नहीं दी हुई वैसे, हाँ नहीं दी हुई, तो हमारे पास ये पक्का समझ में आ गया, राइट। अगर हम लोग चाइनीज़ की देख रहे थे तो वो हम लोग चाइनीज़ की वर्ड करेंसी कैलकुलेट वगैरह कर रहे थे, राइट। लेकिन अब सिंस बेसिकली सेम चीज़ है एग्जैक्टली, बस जस्ट क्लिप द वर्ड्स टू जस्ट वन पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वन है तो इसमें जितनी भी रिपीटिंग वर्ड्स है वो कट ऑफ कर दिया। ये जो है वो बूलियन में होते हैं ना कि हम उसको एक ही दफा काउंट करते हैं। हाँ, बाइनराइज्ड बाकी या बुलियन मल्टीनोमियल नाइव बेस। सही है। और नॉर्मल वाला वो नेव बेस वाला है ना? हाँ, नाइव बे ये भी नाइव बेस है, ये भी नाइव बेस है, बस अच्छा। ये बाइनराइज्ड मल्टीनोमियल नाइव बेस है और वो ओ, नॉर्मल था। सही है, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सीम्स टू वर्क बेटर देन फुल वर्ड काउंट्स बोला हुआ है, दिस इज नॉट द सेम एज मल्टीनोमियल, MNB डजंट वर्क वेल फॉर सेंटिमेंट और अदर टेक्स्ट टास्क, अदर पॉसिबिलिटी, लॉग फ्रीक्वेंसी। खैर, इसमें बोला हुआ है कि सीम्स टू वर्क बेटर देन फुल वर्ड काउंट्स अगर हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो। ओके, अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक वो ख़त्म होता और अब यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। एक ही स्लाइड है वैसे तो ये, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। टेस्टिंग और ट्रेनिंग का स्प्लिट तो पता है ना तुम्हें, राइट? हाँ। क्या होता है यूजुअली? 70% टेस्टिंग एंड 30%। हाँ, वो डिपेंड ओके। करता है वैसे, और अलग तीनों अलग का जगह पे 80-20 भी होता है, 90-10 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या करो, राइट। अब फ़र्क ये है, एक सेकेंड, मसला ये आ जाता है यहाँ पे कि स्प्लिट कैसे करना है उस डाटा को। लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास डाटा है और तुमने जो है आखिरी का ये वाला हिस्सा जो है वो टेस्टिंग रख दिया, राइट। और ये वाले के लिए क्या है, ये वाला ट्रेनिंग है। अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा वेरिएंग डाटा था जिससे मॉडल ज़्यादा बेहतर ट्रेन होता। बात क्लियर हुई है? टेस्ट में। हाँ, मतलब यहाँ पे ठीक है। जिस टाइप का डाटा सही था सही है। वो बेहतर था, ठीक राइट। है। या पे हो सकता है यहाँ पे इसके बीच में हो सकता है इस टाइप का डाटा हो जहाँ पे बेहतर हो। तो पॉइंट इज़, क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग करते क्या हैं कि हमारा जितना भी डाटा है उसको 10 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 10 फोल्ड्स, ठीक है। और 10 हिस्सों में तोड़ने के बाद हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि लेट्स सपोज, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 हिस्से हैं तुम्हारे पास। सबसे पहले तुमने क्या किया कि इस वाले हिस्से को ट्रेनिंग बनाया, सॉरी टेस्टिंग बनाया, और बाकी 9 हिस्सों को क्या बनाया, ट्रेनिंग। सही। सही सही है। उसके बाद तुमने इस पे मॉडल ट्रेन किया और एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट की। देन तुमने क्या ठीक किया, है। इसको टेस्टिंग बनाया और
बाकी सबको, इसके अलावा बाकी सबको, बाकी 9 को ट्रेनिंग। देन तुमने इसकी भी एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट की। इसी तरीके से हर पोर्शन में एक एक तुमने टेस्टिंग रखते हुए देखा, और सबकी बारी बारी तुमने एक्यूरेसी और वो जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू रिकॉल वगैरह सब देखते हुए देखा कि किस स्प्लिट पर सबसे बेस्ट हमारा मॉडल आउटपुट दे रहा है, एंड देन यू वुड हाँ, यूज़ दैट। अच्छा एक चीज लेके आउटपुट जो आई है वैल्यू वो क्या है? आउटपुट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है। हाँ तो जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होती थी, जितनी कम होती थी? जितनी बड़ी होगी उतनी हाँ एक्यूरेट हो गया। डन, ठीक है। ठीक है। गुड। ओके, तो क्रॉस वैलिडेशन में हमारे पास ये होता है, 10 अलग अलग आइट्रेशंस करता हूँ। अच्छा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सेंटिमेंट एनालिसिस अगेन। अब यहाँ पे ये देखो, ये बताओ कि ये प्रीटी श्योर शायद अगर तुमने क्लास ली हो तो पता हो, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। कैसे? इसमें sarcasm हो रहा है। हाँ राइट, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये परफ्यूम के बारे में, तो ये बोल रहा है कि इफ़ वेयर इट एट होम एक्सक्लूसिवली एंड टेप द विंडोज शट, वो जो है वो सार्केस्टिकली है। ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि तुम्हारे पास जो है वो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रॉबली पॉजिटिव है शायद, लेकिन आई एम नॉट श्योर। नहीं, इसे कहते हैं न्यूट्रल है। अच्छा, ये न्यूट्रल है, सही है। तो पॉइंट इज़ कि इवन हमें भी पढ़ने में थोड़ी पढ़ के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इज़ दिस रिव्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। सार्केज्म जब इंक्लूड हो जाता है, तो हाउ वुड समवन नो, हाउ वुड अ मशीन नो कि ये सार्केस्टिकली बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। तो दैट इज़ आर ऑल द प्रॉब्लम्स विद सेंटिमेंट एनालिसिस। सही है। अगेन, प्रॉब्लम्स जो है हमें स्पेसिफाई की हुई हैं। दिस फिल्म शुड बी ब्रिलियंट, इट साउंडेड लाइक अ ग्रेट प्लॉट, फर्स्ट ग्रेट, गुड एक्टर, इतने अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो नेगेटिव वर्ड हैं वो नॉट सो गुड और इट कैंट होल्ड अप है। और अगर ये पूरा पढ़ो तो ये मूवी का रिव्यू इज़ एक्चुअली नेगेटिव, जबकि इसमें इतने सारे जो है वो अच्छे वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं। Another problem with sentiment analysis, another challenge of sentiment analysis. ठीक है। ओके, फिर आ जाता है तुम्हारे पास सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स। ये जो है ज़्यादातर बहुत ही फजूल चीज़ों के ऊपर है और नॉट रिलेटेड टू द कोर्स है, लेकिन बेसिकली सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स पता है क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स। ये होता है, मैंने सर्च किया था तो कुछ और आया था। पता नहीं, मैंने तो ऐसे लेक्सिकॉन्स कुछ। इज़ बेसिकली तुम्हारे पास स्मॉल टेक्स्ट डाटा। ठीक है। ठीक है। अगेन एक चीज़ जो है वो मुझे सर्च करने दो कि मैं सही भी बोल रहा हूँ नहीं। अच्छा, in context of NLP, the lexicon refers to a collection of inventory. Subject here is essentially a vocabulary of a language lexicon. हाँ, बेसिकली एक डाटा सेट है तुम्हारे पास जिसमें हमारे पास वोकेबलरी इंक्लूड होती है। ठीक है। अच्छा, सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स कैटेगरीज छोड़ दो, और तुम्हारे पास जो है ये भी छोड़ दो, लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड वर्ड काउंट। तुम्हारे पास जो है वो डिफरेंट लेक्सिकॉन्स हैं। ठीक है। यहाँ पे किसका लेक्सिकॉन है तुम्हारे पास? लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड वर्ड काउंट का है। सही है, उसका लेक्सिकॉन यानी कि उसका डाटा सेट है, और उसके डाटा सेट में उन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि इसमें से अफेक्टिव प्रोसेसेस और पॉजिटिव इमोशन वाले कौन से वर्ड हैं, नेगेटिव इमोशन वाले कौन से वर्ड हैं, और कॉग्निटिव प्रोसेसेस वाले कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है। तो वो एक डाटा सेट है जिसमें उन्होंने सब कुछ लेबल किया हुआ है कि ये वाला डाटा, ये वाला वर्ड इज मीनिंग मीन्स दिस, ये वाला वर्ड्स मीन्स दिस एंड सो ऑन। सही। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होगी प्रॉब्ली, सब्जेक्टिविटी क्यूज लेक्सिकॉन के नाम से, आई थिंक क्यूज लेक्सिकॉन्स होगा प्रॉब्ली, जिसमें सेम चीज़ उन्होंने की हुई है।
कि एक एक वर्ड को उन्होंने जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है, लेबल किया हुआ है, क्लासिफाई तो नहीं लेकिन लेबल किया हुआ है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या किस टाइप की उसमें सेंटिमेंट होल्ड करी है फॉर ईच वर्ड। सही। ठीक है। इसी तरीके से एक और ये बिंग लियू ओपिनियन लेक्सिकॉन्स हैं, इसी और एग्जांपल्स दी हुई हैं। नथिंग रियली स्पेशल, ना ही हमारे पास ये कोर्स की आउटलाइन में से कुछ रिलेटेड होगा इससे। ये भी हमारे पास जो पांच चार अलग अलग डिफरेंट लेक्सिकॉन की सोर्सेज हैं उनके बीच की डिफरेंसेस बता रहे हैं, विच इज़ अगेन इररेलेवेंट टू द टॉपिक। तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जो है वो है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि पोलैरिटी एनालिसिस ऑफ वर्ड्स इन आईएमडीबी। ठीक है, पोलैरिटी एनालिसिस क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्या अगर न्यूट्रल भी काउंट कर रहे हैं हम लोग तो न्यूट्रल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स, कि बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि आईएमडीबी रिव्यूज़ एक वर्ड जो है वो पॉजिटिव में इंक्लूड होता है, नेगेटिव में इंक्लूड होता है, एंड सो ऑन। सही। तो हम सही लोग है। कर क्या रहे हैं, हाउ लाइकली इज ईच वर्ड टू अपेयर इन ईच सेंटिमेंट क्लास। अगर हम लोग को देखना है कि बैड जो है वो 1 2 3 में कितना आता है, यानी कि अगर स्टार 1 2 3 है और एक एक स्टार में बेसिकली कितना आ रहा है, राइट। तो ये स्टार्स किसने डिफाइन किए हैं? स्टार तो देते हैं ना यूज़र, राइट। मतलब उसके पीछे का एल्गोरिथम। नहीं 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 नहीं, स्टार जो है वो यूज़र स्टार देते हैं ना मूवीज़ को 1 to 10, राइट। अच्छा, मतलब वो बोल भी रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, मतलब वो हाँ रेट भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं। सही है, हाँ, ठीक है। वो दोनों कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब जो है अगर हमें ये चेक करना है कि बेसिकली बैट कितनी दफ़ा आ रहा है किसमें, 1 2 3 एक एक स्टार में, राइट। एक एक स्टार के रिव्यू में, यानी कि एक स्टार की रिव्यूज़ है उसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 स्टार के रिव्यूज़ है उसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, एंड सो ऑन। तो वैसे उसका ग्राफ भी बना हुआ है, अगर इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड कि अगर 1 है तो फिर बैट कितनी दफ़ा आ रहा है, 12,000 नहीं, 12,000 भी नहीं है ये, 122,000 दफ़ा। और फिर वो जो है वो वेरी होते जाता है। सही। ओके। अच्छा, लेकिन अब एक चीज़ है, वी कैन नॉट सिंपली काउंट द नंबर ऑफ बैड। ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड वे, हमें उसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है ताकि डिफरेंट वर्ड्स के बीच में हम लोग सिमिलैरिटी निकाल सकें, जो कि बाद में बात आएगी। तो हम लोग काउंट कैसे निकालेंगे, अगेन सेम चीज़ एग्जैक्टली लाइक बिफोर। ये फॉर्मूला हमारे पास वो सी का है जैसे पहले किया था हम लोगों ने, राइट। ये क्या कर रहा वर्ड इन वर्ड काउंट। है, हाँ, बेसिकली वर्ड बैड इन सी। सी क्या है, क्लास। इसमें हमारे सही है। पास क्लासेस क्या हैं, 1 2 3 स्टार्स। एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हमें चेक करना है 1 के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि बैट कितनी दफ़ा आ रहा है इन क्लास 1, यानी कि स्टार 1। ये हम लोग ने पूरा काउंट निकाला, सही है, सही है। इन दैट स्पेसिफिक रिव्यू। और फिर डिवाइड किया हम लोगों ने किससे, इससे, कि टोटल दफ़ा बैट कितनी दफ़ा आ रहा है इन दैट क्लास। ये तो एक रिव्यू के बारे में था, सही। और ये पूरे के पूरे रिव्यूज़ के बारे में इन दैट क्लास, यानी कि स्टार 1 के पूरे उसके बारे में। एक मिनट, मैं ये लिखना चाहती हूँ। ऊपर वाला स्पेसिफिक रिव्यू के लिए था, राइट? हम्म। और हाँ नीचे वाला वो पूरे क्लास में जितने भी रिव्यूज हैं उन सबके लिए। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। मिस्ट्राल अच्छा है क्या? हाँ, मैं तो ये यूज़ करता हूँ। बेटर देन चैट जीपीटी? डिपेंड करता है यूज़ केस क्या है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो सस्ता है, बहुत सस्ता है रिलेटिव, कुछ आपका $6 है। सब्सक्राइब पैकेज है? हाँ। ओके। हाय। एक मिनट दिखा दो वो फॉर्मूला, आई डोंट हैव दिस स्लाइड राइट नाउ। ठीक है, हो गया। ठीक है। अच्छा,
तुम्हारे पास ये तो हो गया जिससे हमारे पास पता चल गया कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन वर्ड इन अ सेंटिमेंट क्लास, इससे तो ये पता चल गया, राइट। अच्छा, अब अगर हमें कंपेयर करना है बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स, सही है, यानी कि हम्म बैड और गुड को और वर्ड्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको स्केल करते हैं। अब स्केल करने का क्या मतलब है, ये एक फार्मूला है एक और स्केल करने का। अब आई एम नॉट श्योर इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे बिकॉज गिवन नहीं है, लेकिन बस फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करना है कि लेट्स सपोज इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको समवट नॉर्मलाइज करेंगे। ये पी डब्ल्यू सी तो इससे निकल जाएगा जो हम लोग ने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम हो सकता है? सही ओके, है, ठीक है। ओके। तो जो ये वाला फार्मूला है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। और प्रोबेबिलिटी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर की वैल्यू है वो तो प्रीवियस हमारे पास फार्मूले से निकल चुकी है, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वर्ड डब्ल्यू। यानी कि क्या मतलब है, अगर हम लोग बैट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड डब्ल्यू क्या होगी? बैट कितनी दफा आया है क्लास में? नहीं, बैट कितनी दफ़ा आया है इन ऑल द वर्ड्स, वर्ड्स? कौन से वर्ड्स? टोटल वर्ड्स जितने भी हैं। तो वही ना, कोई क्लास में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से बैट कितनी दफा आया? सिर्फ क्लास में नहीं ना, पूरे पूरे उसमें, पूरे डेटा सेट में, नॉट इन दैट ओके, स्पेसिफिक क्लास। सही है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के लिए है। ये नॉर्मलाइजेशन, ये स्केलिंग के लिए। स्केलिंग के लिए, ठीक है। तो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन का पार्ट नहीं है या है? आई एम नॉट श्योर, ओके। नो आइडिया। ओके, अच्छा, ये पोलैरिटी अगेन, ये डेटा ट्रेंड्स गिवन है, इररेलेवेंट टू द कोर्स, तो मैं इसलिए सब इसको इस पे रुकूंगा भी नहीं। अच्छा, अब जो है तुम्हारे पास लॉजिकल निगेशन, ठीक है। इस लॉजिकल निगेशन एसोसिएटेड विद नेगेटिव सेंटिमेंट। बेसिकली अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो निगेशन है वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है या पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ, ओके। तो ठीक है। हम लोगों ने जब किया तो इससे पता चल रहा है कि ज़्यादातर निगेशन जो है वो किस किस में इन्वॉल्व होती है, नेगेटिव रिव्यूज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है निगेशन। जो 1 2 3 वाले जो रिव्यूज़ थे उसमें हमारे पास 0.26 फ्रीक्वेंसी थी निगेशन वर्ड्स की। जैसी जैसी रिव्यूज़ बढ़ते गए तो हमारे पास उसकी निगेशन, सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी निगेशन वर्ड्स की क्या होते गई, कम होते गई। मुझे बताना कैसे कम होती गई? कुछ भी नहीं है, बस वो लिखा हुआ है, ये नहीं बताया हुआ है कि कैसे कम होती गई, बस डाटा गिवन है, ट्रेंड गिवन है। तो इसमें सही है, ठीक बेसिकली बताया हुआ है जो निगेशन वाले वर्ड्स हैं जैसे कि नॉट, डोंट और बाकी सारे हैं, वो ज़्यादातर बुरे रिव्यूज़ में कहाँ पाए जाते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अब एक है हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास एक सेमी टॉपिक शुरू हो रहा है, वो लर्निंग सेंटिमेंट लेक्सिकॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती थी? है। जिसमें हमारे पास लेबल्ड क्लासेस होते और हैं। अनसुपरवाइज में कम्प्लीटली जिसमें अनलेबल्ड नहीं, होता है, राइट। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है बता? कुछ लेबल्ड होती होंगी, कुछ अनलेबल्ड होती होंगे। हाँ, तो वो बेसिकली होता क्या है कि बहुत ही स्मॉल डाटा सेट जो है वो हम लोग हैंडक्राफ्ट लेबल कर देते हैं उसको, ठीक है। क्या मतलब है कि उसको लेबल कर दिया हम लोगों ने, एंड रूल्स डिफाइन कर दिए हुए। अब जो तुम्हारा मॉडल है वो उसको देखते हुए, वो स्मॉल डाटा सेट को देखते हुए जो बाकी अनलेबल्ड डाटा है उसको लेबल करेगा। आई बात समझ रहे हैं? नहीं। हमारे पास लेट्स सपोज एक स्मॉल डाटा है, आगे एक्चुअली एक सेकेंड एग्जांपल आएगी, हाँ।
अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ हुआ है उसका, मतलब बेसिकली उसमें उसकी सेंटिमेंट अटैच हुई हुई है कि फेयर जो है वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, सही है। करप्ट जो है वो तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ओके। सही है। अब बेसिकली हम लोग ने सिर्फ फेयर और करप्ट को बताया हुआ है, लेजिटिमेट और ब्रूटल को तो नहीं बताया हुआ हम लोग ने कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेजिटिमेट क्या है, गुड है या नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव। राइट। और ब्रूटल इज नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव, राइट। तो अब हम लोग ने बताया हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने मशीन को क्या बताया हुआ है, जो सेमी सुपरवाइजिंग मॉडल को इनिशियल डाटा दिया हुआ था उसमें हम लोग ने बताया हुआ था कि फेयर इज गुड एंड करप्ट इज बैड, सही। तो और हम लोग ने रूल भी डिफाइन कर दिए कि एडजेक्टिव्स जिसके बीच में एंड लगाओ वो क्या है, सेम पोलैरिटी के। सही है। इस रूल की मदद से उसने जब नया डाटा देखा जो कि अनलेबल्ड था, उसको ये तो पता था कि फेयर इज गुड, राइट, या पॉजिटिव। उसने देखा कि ये इसके और इसके बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसने क्या कर दिया, इसको भी लेबल कर दिया एज पॉजिटिव। 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 इसी तरीके से जब यहाँ पे करप्ट था विच वाज क्लासिफाइड एज बैड हमारे डाटा में, और एंड लगा हुआ एक और अननोन वर्ड आया, तो इसने भी इसको भी क्या कर दिया, क्लासिफाई एज बैड या नेगेटिव, राइट। तो इसने ये सेमी सुपरवाइजिंग लर्निंग में क्या हो रहा है कि हम लोग ने लिमिटेड डाटा को लेबल किया हुआ है और रूल्स डिफाइन कर दिए, और फिर वो उन दोनों को देखते हुए अनलेबल्ड डाटा को क्लासिफाई कर रहा होगा, ओके। सही है। अच्छा, और ये एक और रूल हम लोग ने बता दिया कि बट इज ऑपोजिट, ठीक है। सही है। इसी सही जैसे है। समझ आ गया ना ये? आ गया सोचिए। सही है। अब इंट्यूशन फॉर आइडेंटिफाइंग वर्ड पॉपुलैरिटी, लेबल सीड ऑफ 1336 एडजेक्टिव्स, एटिकेट, इंटेलिजेंट। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि एक डाटा सेट है जिसमें तुम्हारे पास 1336 एडजेक्टिव्स हैं, उसमें से 657 पॉजिटिव क्लासिफाई हुए थे और 679 नेगेटिव क्लासिफाई हुए थे, और उसकी एग्जाम्पल भी कुछ दी हुई है विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू आवर केस, कि वही। इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन सॉरी इंट्यूशन क्या था कि हम उसको इग्नोर कर रहे थे या फिर हम उसको काउंट कर रहे थे? उस शुरू में हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना इंट्यूशन का। कहाँ देखा व्हाट था? वाज दैट? काफी ऊपर देखा था। और ऊपर बस बस खासी थोड़ा सा नहीं नहीं इतना ऊपर नहीं था, इतना ऊपर नहीं था। सर्च करो इंट्यूशन देख लो, नहीं आया। इंट्यूशन, एक ही आया। नहीं नहीं 32 है, लेकिन उसके ऊपर देखना है कहाँ आ रहा। इसके ऊपर। सबसे पहला यही है वैसे, इससे पहले है नहीं। अच्छा चलो ठीक है छोड़ो। अच्छा, एग्जाम्पल सीड सेट टू कंजॉइन एडजेक्टिव्स। बेसिकली हम लोग ने सीड्स सेट करने का क्या मतलब है कि इनिशियल डाटा प्लांट कर दिया और उसकी बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते जाएगा, सही। सही है। अच्छा, इंट्यूशन, इसको एक सेकंड। Intuition for identifying word polarity. Supervised classifiers assign polarity similarity to each word pair resulting in graph. जो classifiers क्या करते हैं कि वो एक वर्ड, वो हर एक एक वर्ड को ग्राफ में प्लॉट करते हैं कि उनकी पोलैरिटी क्या है, सही है। अब जो तुम्हारे पास जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, यानी कि सिमिलर वर्ड्स इन पोलैरिटी होंगे, वो क्या होंगे, वो करीब करीब होंगे आपस में, और जो तुम्हारे पास ऑपोजिट होंगे वो तुम्हारे पास दूर दूर होंगे। एग्जाम्पल देख लो ऐसे,
राइट? तुम्हारे पास जो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो एक करीब करीब हैं, ओके, और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो दूर दूर हैं। अब तुम ये बोल रही होगी कि ये इतनी दूर दूर तो नहीं है, राइट? लेकिन ये तो हम लोग 2D में देख रहे हैं ना, और जो ग्राफ होता है वो मल्टी डिमेंशनल होता है, तो नॉट नेसेसरी कि हमें यहाँ पे 2D में जो है वो करीब नज़र आ रहा था, करीब हो। अगर वो फोर्थ डिमेंशन में उनकी डिस्टेंस बहुत दूर है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो नहीं सकता, ना ही हम लोग केपेबल हैं फोर्थ डिमेंशन में व्यू करने के। तो पॉइंट इज़, जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आपस में करीब करीब होंगे ग्राफ में, और जो सिमिलर वर्ड्स हैं या डिसिमिलर वर्ड्स हैं वो आपस में दूर दूर होंगे। ओके, क्लियर? यस। अच्छा, ये आउटपुट पोलैरिटी लेक्सिकॉन है जिसमें अगेन पॉजिटिव बताया हुआ है कौन कौन से वर्ड्स हैं। आई हैव नो आइडिया इसका ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें वो पॉजिटिव है, नेगेटिव का भी ऐसे ही है। इसी तरीके से आगे भी ये गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव वर्ड्स दिए हुए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव में भी जो है वो नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली सही कह डिस्टर्बिंग रही हो को तुम। हाईलाइट किया हुआ है, स्ट्रेंज हाँ, हाईलाइट किया हुआ है। सही कह रही हो तुम। शायद से उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे कुछ बोलना चाह रहे होंगे वो लोग। हाँ, और ये टर्नी एल्गोरिदम से मैंने बंद कर दे, उससे आगे नहीं देखा था मैंने, तो मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ठीक है, ओके।